नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ रुक करेंगे खबरों का। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का जन्मदिन है। आज मुख्यमंत्री भगवंत मान 52 साल के हो चुके हैं और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि पंजाब के हर दिल अजीज मुख्यमंत्री और मेरे छोटे भाई भगवंत मान को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य और लोगों की सेवा करने की निरंतर ऊर्जा प्रदान करे। आप यूं ही पंजाब के हर घर में खुशियां बांटते रहें। और वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने लिखा है, मेरे प्रिय मित्र, मिशन रंगला पंजाब के कमांडर मुख्यमंत्री भगवंत मान को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना है कि आपका रंगला पंजाब बनाने का सपना साकार हो। पंजाब के भविष्य की बागडोर आपके मजबूत कंधों पर है। भगवान आपको स्वस्थ, खुश और ऊर्जा से भरपूर रखे और आपको लगातार लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में पंजाब के लोगों की सेवा में लगाकर रखे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पंजाब के सीएम को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, आपको जन्मदिन की बधाई। आप सदैव स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो। शुभकामनाएं। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने विस्फोटक सामग्री का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है, जिसमें 3 हथगोले, एक आईईडी, एक डेटोनेटर और विस्फोटक उपकरण बनाने में इस्तेमाल होने वाले दूसरे उपकरण शामिल हैं। डीआईजी नानक सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री और डीजीपी पंजाब के निर्देश पर अजनाला थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 3 हथगोले और एक आईईडी बरामद किया गया है। इसलिए अमृतसर पुलिस की मेहनत को देखते हुए हम कह सकते हैं कि एक बड़ी घटना घट सकती थी, लेकिन उसे रोक लिया गया है। पुलिस मामले की आगे जांच में लगी हुई है। पंजाब और हरियाणा में जैविक खेती का लालच देकर बड़े पैमाने पर निवेशकों से पैसे इकट्ठा करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए खन्ना पुलिस ने अहम खुलासे किए हैं। एसएसपी डॉक्टर ज्योति यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि जनरेशन ऑफ फार्मिंग नामक फर्म ने भोले भाले निवेशकों को प्रतिमाह 8% रिटर्न देने का वादा करके कुल 23,249 व्यक्तियों से लगभग 170.57 करोड़ रुपए जमा करवा लिए हैं। फर्म ने निवेशकों को आश्वस्त किया था कि 25 महीने में उनका निवेश 2 गुना हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता में ये एक सुनियोजित धोखाधड़ी निकली है। पुलिस के अनुसार फर्म के मालिकों प्रतिनिधियों ने ऑर्गेनिक उत्पादन, वर्मी कंपोस्ट आपूर्ति व बागवानी परियोजनाओं के नाम पर लोगों को लुभाया है। जांच में ये पाया गया है कि निवेशकों के धन का उपयोग निजी संपत्ति खरीदने, खातों में घुमाने और फुटकर लाभ के लिए किया गया है। आरोपियों ने कई रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड कंपनियों के माध्यम से जाल फैलाया है और रुचि दिखाने वाले जनता को सोशल मीडिया व स्थानीय सभाओं के जरिए भरोसा दिलाया है। जांच की गंभीरता को देखते हुए थाना समराला में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं एसएसपी ने कहा है कि ये केवल आर्थिक धोखाधड़ी ही नहीं बल्कि संगीन अपराधों से जुड़ा मामला है और जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने फर्म के कार्यालयों से महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बरामद किए हैं। लैपटॉप, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू व मोबाइल फोन और फर्म से जुड़ी 9 अन्य संस्थाओं के रिकॉर्ड रजिस्ट्रार ऑफ फर्म व रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से प्राप्त किए गए हैं। जांच में कुल 44 बैंक खातों, 21 फर्म खाते और 23 निजी खाते को फ्रीज करवाकर रकम 1,15,52,000 रुपये जब्त करवाई गई है। जांच में यह भी सामने आया है कि फर्म और संबंधित कंपनियों ने खातों के खुलवाने हेतु अपने प्रतिनिधियों के नाम पर आवासीय स्थानों का प्रयोग किया है तथा
उद्यम प्रमाण पत्रों का दुरुपयोग कर करारनामा दस्तावेजों के आधार पर कई खाते खोले गए। पुलिस ने 6 बेनाम संपत्तियों का सत्यापन भी कर लिया है। आवश्यक कानूनी कार्यवाही करके इन्हें भी फ्रीज करवाया जाएगा। एसएसपी ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से पीड़ितों को जांच में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया है और एसआईटी पीड़ितों के बयानों को दर्ज कर रही है। उन्होंने कहा, हम हर पीड़ित तक पहुंचकर उनका सहयोग सुनिश्चित कर रहे हैं। ब्राह्मण महासभा की विशेष बैठक जिला कपूरथला सनातन धर्म सभा में आयोजित की गई है। इस बैठक में राष्ट्रीय प्रधान लाली भास्कर तथा अलग अलग धार्मिक सामाजिक पार्टियों के सीनियर नेता एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं। इस बैठक में सभी धार्मिक पार्टियों के अगुओं ने बैठक कर समीर शर्मा को ब्राह्मण महासभा जिला कपूरथला का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस मौके पर ब्राह्मण महासभा राष्ट्रीय प्रधान लाली भास्कर और नवनियुक्त जिला प्रधान समीर शर्मा तथा अन्य अलग अलग धार्मिक व सामाजिक पार्टियों ने मीडिया से बातचीत की है। हरियाणा सरकार की पहली वर्षगांठ पर राज्य के सभी जिलों में समारोह आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत लगभग 9,000 लाभार्थियों को प्लॉटों के आवंटन पत्र दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों को ये तोहफा देंगे, जबकि अन्य मंत्री और सांसद विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। हरियाणा की भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर राज्य के सभी जिलों में समारोह आयोजित किए जाएंगे। इन जिला स्तरीय कार्यक्रमों में राज्य सरकार के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की जिम्मेदारी लगाई गई है। इन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के लाभार्थियों को पूरे प्रदेश में 50 से 100 गज के प्लॉटों का अलॉटमेंट लेटर वितरित किया जाएगा और करीब 9,000 लाभार्थियों को ये अलॉटमेंट लेटर प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी स्वयं पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के लाभार्थियों को अलॉटमेंट लेटर स्वयं वितरित करेंगे और उनके साथ राज्यसभा सदस्य रेखा शर्मा भी उपस्थित रहेंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने गुरुवार को पंजाब पुलिस के उप महानिरीक्षक हरचरण सिंह भुल्लर को भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने ये जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया है कि भुल्लर को मोहाली स्थित उनके कार्यालय से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि सीबीआई के अधिकारियों ने उनके कार्यालय और आवास की तलाशी ली है। पंजाब के इस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को फतेहगढ़ साहिब के एक कबाड़ व्यापारी की शिकायत के बाद में गिरफ्तार किया गया है। कबाड़ व्यापारी ने आरोप लगाया था कि भुल्लर ने उनसे रिश्वत मांगी थी। गिरफ्तारी के बाद भुल्लर को चंडीगढ़ स्थित सीबीआई कार्यालय ले जाया गया है। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के 2007 बैच के अधिकारी भुल्लर रोपड़ संभाग के उप महानिरीक्षक यानी डीआईजी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने ये पद नवंबर 2024 में ग्रहण किया था। रोपड़ संभाग में मोहाली, रूपनगर और फतेहगढ़ साहिब जिले शामिल हैं। वहीं भुल्लर पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक एमएस भुल्लर के पुत्र हैं। अपने पूरे करियर के दौरान भुल्लर ने पटियाला रेंज के डीआईजी सतर्कता ब्यूरो के संयुक्त निदेशक और जगराव, मोहाली, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, खन्ना, होशियारपुर और गुरदासपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित कई पदों पर कार्य किया है। उन्होंने 2021 में शिरोमणि अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ मादक पदार्थ से जुड़े एक मामले की जांच करने वाली एक विशेष जांच टीम की भी नेतृत्व किया था और इसके अतिरिक्त भुल्लर पंजाब सरकार की नशारोधी पहल युद्ध नशा विरुद्ध में भी सक्रिय रूप से शामिल रहे थे। हरियाणा सरकार जिसकी सांसें 240 घंटे तक अटकी रही हैं, उसे गुरुवार को राहत मिली है। वजह एएसआई संदीप कुमार लाठर पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं और मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी से हुई बातचीत और आश्वासन के बाद संदीप के पैतृक गांव जुलाना में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। प्रदेश के नए डीजीपी ओपी सिंह सहित कई अफसर संदीप के अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं।
इससे पहले एडीजीपी वाई पूरन कुमार, उन्होंने 7 अक्टूबर को सुसाइड कर लिया था। बुधवार को उनका परिवार भी शव के पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गया था। उसी दिन पूरन कुमार का दाह संस्कार भी किया गया है। नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके सामने एडीजीपी और एएसआई सुसाइड केस ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। वजह दोनों ही मामलों को राजनीतिक और जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही थी। सीएम सैनी ने केंद्र से भी इस मुद्दे पर बातचीत की है। मामले में मुख्यमंत्री सैनी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भरपूर मदद मिली है। नतीजा ये रहा कि 240 घंटे बाद सैनी ने दोनों केसों से पैदा हुई विकट स्थिति पर काबू पा लिया है। चंडीगढ़ के अलावा दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में तैनात रहे एक शीर्ष अधिकारी ने इस मामले में कई अहम बातों का खुलासा किया है। अनौपचारिक चर्चा में उन्होंने बताया है कि ये दोनों केस मुख्यमंत्री सैनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में सबसे पहले बरवाला आश्रम कांड हुआ था। रामपाल और उसके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए राज्य सरकार को पुलिस और केंद्रीय बलों के 5000 से अधिक जवानों को तैनात करना पड़ा था। हरियाणा कैडर के आईपीए वाई पूरन कुमार और एएसआई संदीप लाठर की खुदकुशी मामले में सीबीआई से जांच करवाने की मांग को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और याचिका में दोनों मामलों के बीच संबंध होने की आशंका जताई गई है। याचिकाकर्ता ने अदालत से निष्पक्ष जांच का आग्रह किया है ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके और पीड़ितों के परिवारों को न्याय मिल सके। वहीं कोर्ट को बताया गया है कि आईपीएस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि ये याचिका केवल पब्लिसिटी के लिए दायर की गई है। याचिका मामले से कोई लेना देना नहीं है और अदालत ने सुनवाई को स्थगित कर दिया है। लंबे समय से सेवारत कर्मियों के शोषण के विरुद्ध कड़ी टिप्पणी करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने लगभग 3 दशकों से सेवारत एक होमगार्ड को नियमित करने का निर्देश दिया है। जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा, जो सदस्य दिन के कुछ भाग, महीने के कुछ भाग या वर्ष के कुछ भाग में काम करता है और अपनी आजीविका के लिए कोई अन्य कार्य करता है, उसे वॉलंटियर कहा जा सकता है। हालांकि जो व्यक्ति 3 दशकों से बिना किसी रुकावट के पूरे दिन काम कर रहा है, उसे स्वयं सेवक नहीं कहा जा सकता है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि ये अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा यदि अन्य सभी विभागों के चतुर्थ या तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 10 वर्ष से अधिक की सेवा के आधार पर नियमित किया जाता है। हालांकि होमगार्ड के सदस्यों को इस आधार पर लाभ से वंचित किया जाता है कि वे वॉलंटियर हैं। पीठ ने आगे कहा कि यहाँ किसी भी नौकरी कार्य की स्वैच्छिक प्रकृति को समझना उचित है। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी प्रतिफल के अपनी सेवा देने के लिए आगे आता है तो उसे स्वैच्छिक सेवा कहा जाता है। सेवा प्रदाता का उद्देश्य बिना किसी प्रतिफल के प्राप्तकर्ता की सेवा करना होता है, इसमें कोई प्रतिदान नहीं है। जज ने निष्कर्ष निकाला है कि ये सभी तथ्य सामूहिक रूप से साबित करते हैं कि याचिकाकर्ता ने पारिश्रमिक के लिए काम किया है, जिसे मानदेय कहा जाता है। अदालत 2 याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें 1992 में पंजाब सरकार द्वारा होमगार्ड वॉलंटियर के रूप में भर्ती किया गया है। उन्होंने 1992 से 2025 तक ड्राइवर के रूप में काम किया है और उन्होंने बिना किसी रुकावट के ये काम किया है। सेवा को नियमित करने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई है। अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया है कि याचिकाकर्ताओं को नियमितीकरण का लाभ नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उनकी नौकरी स्वैच्छिक है। पीठ ने कहा कि ये मानदेय वाली सेवा है और प्रतिवादी गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों के संग्रह और 1947 के अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा परिकल्पित अवधारणा की गलत व्याख्या और दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहा है। नियमितीकरण का उचित आदेश 6 माह के भीतर पारित किया जाएगा और यदि प्रतिवादी उक्त आदेश पारित करने में विफल रहता है
तो उसे अवधि की समाप्ति पर गुरपाल सिंह को नियमित माना जाएगा। जानेंगे और भी खबरें एक छोटे से ब्रेक के बाद। बेरसे से हिमाचल में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नए मुखिया की राह तक रहे हैं। इस समय सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में हैं और उनकी कांग्रेस हाईकमान के साथ अहम मुलाकात प्रस्तावित है। उस मुलाकात में हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष के नाम पर सहमति के बाद मुहर लग सकती है। इस समय विधायक और पूर्व में मुखिया रहे कुलदीप राठौर रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री और ऊपरी शिमला के जुब्बल कोटखाई से निर्वाचित रोहित ठाकुर का नाम भी चर्चा में है। कांग्रेस हाईकमान की तरफ से तो कुलदीप राठौर के नाम पर इच्छा व्यक्त की गई है, लेकिन एक बार सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी इस बारे में फाइनल चर्चा की जाएगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू गुरुवार 16 अक्टूबर देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। सीएम सुक्खू अपने खेमे से अध्यक्ष चाहते हैं। कारण यह है कि आगामी चुनाव में टिकट वितरण की कमान अपने हाथों में रहे। संख्या बल ही तैनात है, लिहाजा कांग्रेस के सभी खेमे अपनी पसंद के नेता मुखिया की कुर्सी पर चाहते हैं। हिमाचल प्रभारी रजनी पाटिल हाल ही में हिमाचल में ठियोग के दौरे पर थीं, जहां उन्होंने कुलदीप राठौर के नाम का परोक्ष संकेत दिया है। कुलदीप राठौर भी कह चुके हैं कि वो किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। वहीं यदि रोहित ठाकुर को अध्यक्ष चुना जाता है तो उन्हें मंत्री पद छोड़ना होगा। रोहित ठाकुर मंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस में इससे पहले संजय अवस्थी, विनोद सुल्तानपुरी, विनय कुमार, सुरेश कुमार और अनिरुद्ध सिंह के नाम की इस पद के लिए चर्चा हो चुकी है। 9 महीने से अधिक का समय होने को आया है, लेकिन कांग्रेस संगठन बिना स्थायी मुखिया के है। सीएम सुक्खू दिल्ली में हाईकमान से कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। इस समय काबीना में एक मंत्री की जगह खाली है। हाईकमान से चर्चा के बाद सहमति बनने पर दिवाली के बाद नई नियुक्तियां हो सकती हैं। यदि रोहित ठाकुर अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो शिमला से एक मंत्री कम हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हमीरपुर से मंडी खंडों के बीच राजमार्ग को 2 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग मानकों के अनुसार चौड़ा करने में अवैज्ञानिक तरीका अपनाने पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष दायर 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की गई है। याचिकाओं में बताया गया है कि मौजूदा परियोजना एक पहाड़ी इलाके से होकर गुजरती है और मौजूदा सड़क 124 किलोमीटर लंबी है और चौड़ाई में 109 किलोमीटर बताया गया है। इसके लिए 104 किलोमीटर लंबाई के लिए भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है और 5 किलोमीटर लंबाई के लिए कुछ मरम्मत कार्य प्रस्तावित है, क्योंकि कुछ हिस्से के 2 लेन के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। ये राजमार्ग 6 तहसीलों और 97 गाँव से होकर गुजरता है। ठेकेदारों द्वारा जिस अवैज्ञानिक तरीके से यह प्रक्रिया की जा रही है, जिसके कारण भूस्खलन, मलबा, पत्थर गिर रहे हैं, सामग्री नाले में गिर रही है, जिससे पानी का प्राकृतिक प्रवाह भी अवरुद्ध हो रहा है। इससे क्षेत्र के कई लोगों के घरों और कृषि भूमि को नुकसान हुआ है। याचिका में विभिन्न तस्वीरें भी संलग्न की गई हैं। वहीं प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला से ठियोग तक राष्ट्रीय राजमार्ग की दयनीय स्थिति पर संबंधित अधिकारी की उदासीनता पर संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज ने जनहित याचिका के दौरान वर्तमान अधीक्षण अभियंता रतन कुमार शर्मा द्वारा दायर हलफनामे का अवलोकन करने पर इसे लापरवाही बताया है। कोर्ट ने अधिकारी को कोर्ट में आकर अपना स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अधिकारी से पूछा है कि उसने हलफनामा लापरवाही से क्यों दायर किया है, जिसमें रिकॉर्ड के विपरीत तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई है। वह कारण बताए कि उन पर क्यों न जुर्माना लगाया जाए। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान हलफनामे में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि वर्षा के कारण उक्त राजमार्ग की मरम्मत का कार्य नहीं हो सका है। कोर्ट ने कहा कि इस सड़क को दिए जा रहे महत्व का अभाव हलफनामे से स्पष्ट है। कोर्ट ने इस आदेश की एक प्रति मुख्य सचिव को भी उनकी जानकारी के लिए भेजने का आदेश दिया है। हिमाचल प्रदेश में विधायकों और मंत्रियों के वेतन भत्तों में 24% की वृद्धि हो चुकी है।
दिवाली से ठीक पहले विधि विभाग ने 14 अक्टूबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले वेतन भत्तों से जुड़े 3 बिल को राज्यपाल ने स्वीकृति दी थी। विधायकों के साथ पूर्व विधायक भी संशोधित पेंशन के हकदार होंगे। बजट सत्र के अंतिम दिन 28 मार्च को विधानसभा ने मंत्रियों विधायकों के वेतन भत्तों में 24% की वृद्धि से जुड़ा बिल पारित किया था। 7 माह से इन्हें वेतन भत्तों में हुई वृद्धि की राशि मिलने का इंतजार था। वहीं वेतन भत्तों से जुड़े 3 बिल पारित करने के बाद विधानसभा सचिवालय ने राजपत्र में इसे प्रकाशित कर दिया था। सरकार के सामान्य प्रशासन यानी जेडी को भी विशेष औपचारिकताएं पूरी करने के लिए इसे भेज दिया गया था और विधायक को 70,000 रुपये बेसिक वेतन प्राप्त होगा, जो पहले 55,000 रुपये था। वर्तमान विधानसभा में प्रत्येक विधायक को 2.10 लाख रुपए की राशि हर महीने मिलती थी, जो बढ़कर 2.80 लाख रुपए कर दी गई है। इससे पहले जयराम सरकार ने सत्ता में रहते हुए 26 मई 2022 को व्यवस्था की थी कि सरकार विधायकों का आयकर नहीं चुकाएगी। उससे पहले तब व्यवस्था थी कि मंत्रियों और विधायकों का आयकर सरकार ही चुकाती थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।